नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुक टॉक पर। मैं प्रमोद कुमार, हिंदी लेक्चरर। तो हमने पिछले वीडियो में बात की, हालांकि पिछला वीडियो थोड़ा सा 2 दिन पहले आया था, लेट है अभी वीडियो, पर कुछ व्यस्तताओं के चलते हुए ये सब हुआ। और पिछले वीडियो में हमने मिस्र बंधुओं के बारे में पढ़ा, मिस्र बंधुओं ने किस तरह से अपना जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद वो लिखा, और उसके बारे में किस तरह से बाद में जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अपनी टिप्पणी दी, वो सब हमने देख लिया था। अब हम इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अपना जो इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंदर किन किन बातों को शामिल किया है और कैसे कैसे इन्होंने अपनी बातों को उसमें रखा है, वो सब पढ़ेंगे। और कब लिखा ये सब जानेंगे। उससे पहले मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानें कि उनका जन्म हुआ वो अगोना गांव में हुआ। अगोना गांव में इनका जन्म हुआ। उससे पहले इनके जो पूर्वज है वो देवरिया जिले के मेडी नामक गांव में रहते थे। और इनके जो दादाजी थे शिवदत्त शुक्ल, उनकी 2 शादियां हुई। और इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल, वो इनकी बड़ी दादी के बेटे हैं। और फिर ये जैसे ही शिवदत्त शुक्ल की मृत्यु होती है तो इनकी दादी इनको अपने परिवार समेत, इनके पिताजी को और इनके पिताजी के साथ इनकी माता को लेकर अगोना गांव आ जाती है। और अगोना गांव में एक रानी थी, और रानी के यहाँ जाकर इनको शरण लेनी पड़ती है। और रानी इनको एक गांव में घर बनवा के देती है जिसका नाम है अगोना गांव। और वहाँ पर इनको कुछ ज़मीन भी देती है, 85 बीघा के लगभग ज़मीन देती है अपनी जीविका को चलाने के लिए। वहीं इनका परिवार रहता है। चंद्रवली शुक्ल है वो, और रानी का जो बेटा है वो हम उम्र थे, और इनके पारिवारिक संबंध अच्छे थे। इस कारण से रानी के बेटे के साथ चंद्रबली शुक्ल की शिक्षा और दीक्षा होती है। और इसी कारण चंद्रबली शुक्ल है, उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और फारसी में अपनी शिक्षा ग्रहण की, और उनका प्रभाव पूरी तरह से चंद्रबली शुक्ल में अंत तक बना रहा। इसके बाद चंद्रबली शुक्ल इटावा में सुपरवाइजर कानूनगो बने, तो वहाँ पे कुछ समय ये रहे। फिर वहाँ पे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर गए। फिर वहाँ से इनका कुछ समय बाद हमीरपुर के एक गांव में, राठ में, इनका तबादला होता है। और वहाँ भी ये अपनी पत्नी और इनके जो 4 बेटे थे उनको लेकर गए, जिनमें 2 बेटों की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका तबादला हो जाता है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में ये फिर कानूनगो के रूप में जो है अपनी सेवाएं देते हैं। और मिर्ज़ापुर में ही इनकी पत्नी का निधन होता है। और यहाँ पर ये दूसरी शादी कर लेते हैं चंद्रबली शुक्ल। साथ में इनके पुत्र होता है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल और जो इनकी विमाता है उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती थी। और रामचंद्र शुक्ल की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो मिर्ज़ापुर में हुई। मिर्ज़ापुर में रहते हुए उन्होंने एक स्कूल का नाम है लंदन मिशन स्कूल, वहाँ से अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण की। वहाँ से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने
फिर कुछ समय तक इलाहाबाद में भी इनके पिता ने इनको भेजा वकालत की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। ये वापस मिर्ज़ापुर आते हैं और मिर्ज़ापुर में ही रहते हुए इनकी 12 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाती है। और मिर्ज़ापुर में रहते हुए ये चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आते हैं और उनकी जो पत्रिका है आनंद कादम्बनी, उसके अंदर संपादक के रूप में थोड़े दिन काम करते हैं। वहाँ पर इनकी एक कविता भारत व वसंत छपती है। 1905 में ये मिर्ज़ापुर का नक्शा बनाते हैं और उससे पहले 1904 में ये लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में नियुक्त होते हैं। जिस स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की उसी स्कूल में ये ड्राइंग टीचर के रूप में नियुक्त हुए। और 1905 में जब ये मिर्ज़ापुर का नक्शा बनाते हैं तो मिर्ज़ापुर के तत्कालिक जो कलेक्टर है उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखते हुए नायब तहसीलदार बनाने की पेशकश की, लेकिन इनके अंदर अंग्रेज़ों के प्रति नफरत थी, स्वाभिमानी स्वभाव के थे ये, इसीलिए इन्होंने नायब तहसीलदार बनना अस्वीकार कर दिया। फिर 1908 में ये काशी चले जाते हैं हिंदी शब्द सागर के सह संपादक बनकर, और वहाँ जाकर ये नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी करने लग जाते हैं। और 1908 से लेकर 1919 तक का जो समय है वो रामचंद्र शुक्ल की जो स्कूली शिक्षा है उसके बाद की जो शिक्षा है, जिसमें इतिहास है, दर्शन है, मनोविज्ञान है, विज्ञान है और बाहरी दुनिया का जो ज्ञान है, उसको सीखने में लगाए इन्होंने 1908 से 1919 तक का समय। और इस समय में इन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। फिर 1919 में ये काशी विश्वविद्यालय में नियुक्त होते हैं और वहाँ ये प्राध्यापक की पद पर नियुक्ति प्राप्त करते हैं और ताजीवन 1941 तक जब इनकी मृत्यु हुई तब तक ये काशी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देते रहे। वहाँ इनका जो वेतन था इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी घर चल जाता था। 60 रुपये मासिक वेतन था। अब जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी जा रही थी तब इन्होंने उस भूमिका का नाम दिया हिंदी साहित्य का विकास। और हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है वो ही बाद में 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित ये करवाते हैं। ये कार्य लगभग 1927 तक पूरा हो गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का। 1927 में जो आचार्य श्याम सुंदर दास है वो इनके एक तरह से गुरु भी कहे जाते हैं और साथ में इनके काशी विश्वविद्यालय में जब ये प्राध्यापक थे तो श्याम सुंदर दास उस हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने ही इनको आमंत्रित किया था काशी के अंदर हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के लिए। और 1927 में जब ये कार्य पूरा हो जाता है तो श्याम सुंदर दास इनको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर या कुछ कम कर कर इस वाली जो भूमिका है इसको एक अलग पुस्तक के रूप में हम दोनों के नाम से प्रकाशित करवा दिया जाए। और यही बात रामचंद्र शुक्ल को उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली लगी, क्योंकि जो जितना कार्य है वो सारा का सारा इस ग्रंथ को लिखने में रामचंद्र शुक्ल ने अकेले किया।
और जब इसको प्रकाशित करने का समय आया, तब श्याम सुंदर दास भी इसके अंदर भागीदार बनना चाह रहे थे। इन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और वो समय इनका स्वतंत्र लेखन लिखने का एक अलग पड़ाव बनता है और वहां से अपने विचारों को एक नई उन्नति की तरफ लेके जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके अंदर 1000 कवियों का वर्णन है, सारे के सारे हिंदी भाषा के कवि थे। और जब ये अपनी इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं, इस इतिहास ग्रंथ की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती 1-2 पन्ने में ही ये बता देते हैं कि इतिहास है वो अगर साहित्य का लिखा जाता है तो साहित्य कैसा होता है, हम कैसे देखें कि साहित्य को निश्चित करने के लिए हमारे पास मापदंड क्या हो। तो उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलती है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आता जाता है। इन्होंने अपने से पहले जितने भी साहित्य के इतिहास लिखे गए उनके बारे में भी टिप्पणी की। इन्होंने जो अपने से पहले शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लिखा, मिश्र बंधुओं ने लिखा, ग्रियर्सन ने लिखा, उनके बारे में अपनी किताब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर बहुत सारी टिप्पणियां की है। उनमें से एक है कि बहुत सारे कवियों को, अनेक शाखाओं के कवियों को एक साथ ही गूंथ कर अगर हम कोई ग्रंथ बना देते हैं तो वो ग्रंथ हमें इतिहास के रूप में या इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकता है, अर्थात कोई सहायता नहीं पहुंचा सकता। ये स्पष्ट बात है। अगर हम पूरी तरह से कालक्रम के अनुसार लेखन करते हैं और उस समय की प्रवृत्तियों को आधार बनाकर लेखन कार्य करते हैं तो वह साहित्य का इतिहास एक मानक रूप में प्राप्त होगा। और ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने किया। इनसे पहले जितने भी इतिहासकार रहे साहित्य के, उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया। अब रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ के अंदर जितने भी रीतिकाल के कवि लेते हैं वो रीतिकाल के कवि सारे के सारे या यूं कहे ज्यादातर वो हमें देखने को मिलते हैं कि इनसे पहले प्रकाशित एक इतिहास मिश्र बंधुओं ने जो लिखा, मिश्र बंधु विनोद, उसमें से लिए, यानी रीतिकाल के जितने भी ग्रंथ इन्होंने लिए उतने मिश्र बंधु विनोद से लिए। अब ये रीतिकाल के बारे में भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग कालों के बारे में भी अपनी टिप्पणी देते हैं। तो रीतिकाल के लिए ये टिप्पणी देते हैं कि जितने भी कवि रीतिकाल के मैंने लिए हैं, जितने भी ग्रंथ रीतिकाल के लिए हैं, मैं समझता हूं कि उतने की जरूरत नहीं थी, ये भी मुझे ज्यादा मालूम होते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल के कवि और उनके ग्रंथों के लिए अपने इतिहास में दी गई टिप्पणी है। जो आदिकाल है, आदिकाल को सर्वप्रथम इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। और वीरगाथा काल जब ये नाम देते हैं तब ये स्पष्ट करते हैं कि मैं इसको वीरगाथा काल नाम क्यों दे रहा हूं। और वीरगाथा काल नाम देने के साथ साथ वीरगाथा काल की जो भाषा है वो किस तरह की थी, या यूं कहें कि जैसी भी भाषा उस समय थी उस भाषा से ही ये कहते हैं कि मुझे संतुष्टि करनी पड़ी, क्योंकि उस समय तक इतना शोध कार्य हिंदी साहित्य के ग्रंथों को लेकर नहीं हुआ था। जितना भी हुआ था उसको लेकर
इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा और उसी से इनको संतोष करना पड़ा था। इसीलिए ये वीर गाथा काल में लिखते हैं कि यहाँ पे दो तरह की रचनाएं हमें प्राप्त होती, एक तो अपभ्रंश की और एक देश भाषा की। अपभ्रंश की भाषा तो जैनों के धर्म तत्व से संबंधित है, जो कि साहित्य की कोटि में नहीं आती। इन्होंने जैनों, नाथों और सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनको साहित्य की कोटि में रखने से मना किया। इन्होंने सिद्धों, नाथों और जैनों की रचनाओं को धार्मिक काव्य नाम देकर साहित्यिक कोटि में रखने से मना किया। ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रारंभिक हिंदी के लिए इनके द्वारा उन रचनाओं को बाहर कर देने से जो हानि हुई उसको बाद के इतिहासकारों ने सुधारा। तो कह सकते हैं ये एक तरह की इनकी खामी है। जब कोई व्यक्ति इस तरह की चीजें लिखने के लिए बैठता है तो बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। अब इनको उस समय ये लगा होगा कि ये धार्मिक साहित्य है, इसको हम साहित्य के रूप में नहीं ले सकते, तो ऐसा इन्होंने इसलिए किया होगा। अब फिर ये लिखते हैं कि ये जो मैंने जैनों की जो रचनाएं हैं जो अपने इस इतिहास ग्रंथ में शामिल की है, उसको शामिल करने का मुझे बस एक ही कारण नजर आता है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अपभ्रंश भाषा का जो व्यवहार है वो कब से हो रहा है। ये बात अपने ग्रंथ के अंदर ये लिखते हैं। अब आदि काल के अंदर ये बताते हैं कि जो वज्र यानी सिद्धों और नाथों की जो परंपरा है, कुछ विस्तार से दिखाने के लिए उनका वर्णन करना पड़ा। यानी सिद्धों और नाथों की जो परंपरा है उसका विस्तार से वर्णन इसलिए इनको करना पड़ा क्योंकि उनकी जो परंपरा है वो आगे हमें बाद के जो काल है, जैसे भक्ति काल है, उनमें जैसे निर्गुण साहित्य धारा है, उनमें कबीर है, उनके अंदर दिखाई देती है। तो सिर्फ ये लिखते हैं कि मैंने ये दिखाने के लिए उनका वर्णन किया कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत धारा मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। अब ये बात मानते भी हैं कि सिद्धों और नाथों ने बाद के जो परवर्ती कवि है, बाद के जो काल है, उनके लिए बहुत सारी भाषा और बहुत सारे ऐसे प्रतीक, ऐसी परंपरा उनके लिए थाली में सजा कर दी। ये बात बाद में ये स्वीकार भी करते हैं। 1940 में अपने ग्रंथ को इन्होंने संशोधित किया, परिवर्धित किया, और उस समय जो इन्होंने काल विभाजन 1929 में किया था, उसमें जो वीर गाथा काल नाम दिया था आदिकाल को, उसकी जगह इन्होंने आदिकाल नाम बदल दिया। यानी उनको 1940 की जो रचना परिवर्धित और संशोधित करके इन्होंने छपवाई, उसके अंदर आदिकाल का नाम इन्होंने आदिकाल दिया। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस विधि का इन्होंने अपने इतिहास लेखन में प्रयोग किया, उस विधि का नाम है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति के अंदर दो शर्तों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। एक है कालक्रम और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। अब ये ग्रंथों की जो प्रसिद्धि है वो महत्वपूर्ण रहती है, और इसी बातों को आधार बनाकर इन्होंने अपनी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको लिखा। दूसरी, उस युग में कौन कौन सी रचनाएं उपलब्ध थी, उपलब्धता के आधार पर भी इन्होंने उनको स्थान दिया अपने इतिहास ग्रंथ के अंदर। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के 900 वर्षों के जो कालखंड है, उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा।
जो 1929 के अंदर जो इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ, उसके अंदर इन्होंने उसको नाम दिया वीर गाथा काल, पहले को, जो आदिकाल नाम से जाना जाता है। उसका समय 1050 से लेकर 1375 तक का जो संवत है उस तक माना, यानी संवत 1050 से लेकर 1375 संवत तक का समय वीर गाथा काल के नाम से इन्होंने लिखा। दूसरा भक्ति का 1375 से 1700 संवत तक का जो समय है उसको भक्ति काल नाम दिया। और भक्ति काल नाम ये जब देते हैं तो भक्ति काल नाम देने के पीछे इनका कारण था कि ये दार्शनिक रूप से जो विभाजन है वो भक्ति काल के रूप में दिखाते हैं, यानी कौन से दर्शन के अनुसार इन्होंने इसको रखा भक्ति काल नाम। उसके बाद रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 संवत तक का समय रीतिकाल, और फिर दिया गद्य काल। आधुनिक काल को नाम इन्होंने गद्य काल दिया। संवत 1900 से लेकर 1984 तक का समय, क्योंकि संवत 1984 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनका सबसे विवादास्पद जो काल का नाम है वो है वीरगाथा काल। अब ये वीरगाथा काल नाम आदिकाल का क्यों रखते हैं, इसके पीछे भी अपने ग्रंथ के अंदर ये तर्क देते हैं। इन्होंने उस आदिकाल के समय की 12 रचनाओं को अपने इस साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया कि मैं इन 12 रचनाओं के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल नाम देता हूं। उनमें जो 8 पुस्तकें हैं वो तो है हिंदी भाषा की, और 4 पुस्तकें हैं वो है अपभ्रंश की। हिंदी की जो रचनाएं हैं वो है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की लिखी हुई, बिसल देव रासो नरपति नाल्य की लिखी हुई, परमाल रासो जगनीक की लिखी हुई, खुमान रासो दलपति विजय की लिखी हुई, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की, जय मयक जस चंद्रिका मधुकर कवि की, पदावली लिखी विद्यापति ने, पहली लिखी या पहलियां लिखी खुसरो ने। ये सारी जो रचनाएं हैं, ये 8 रचनाएं हैं, इनको ये हिंदी की मानते हैं। इनमें से जो 2 रचनाएं हैं जयमयक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश, ये रचनाएं सिर्फ नोटिस मात्र है। नोटिस मात्र का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र रूप से इन रचनाओं को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया। इनकी कुछ पंक्तियां हमें दयालदास खींची की लिखी हुई राठौड़ारी ख्यात के अंदर मिलती है, और ये बात खुद रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि ये जो ग्रंथ है जयमयक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, ये सिर्फ नोटिस मात्र है। तो इस तरह से ये 8 रचनाएं होती है जो हिंदी की है। 4 रचनाएं जो अपभ्रंश की है, उनमें एक पहली है हमीर रासो सारंगधर की, जो अभी तक मिली नहीं, अप्राप्य है। और इसी रचना को इन्होंने ये बताया कि जो प्राकृत पेंगलम है उस रचना के अंदर कुछ हमीर रासों के पद लिखे हुए मिलते हैं, दोहे मिलते हैं। उन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने लिखा कि कोई हमीर रासो नाम का एक ग्रंथ सारंगधर के द्वारा लिखा गया होगा, और ये पहली रचना है अपभ्रंश की जिसको ये आधार बनाते हैं। उसके बाद में पहलियां लिखी खुसरो ने, पदावली विद्यापति ने, ये तो हमने पढ़ी लिया कि पहलियां और पदावली लिखी विद्यापति ने, ये हिंदी की रचनाएं हैं। विजयपाल रासो नल सिंह की लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की। तो इस तरह से ये 4 रचनाएं होती है अपभ्रंश की। एक तो होती है हमीर रासो सारंगधर की, दूसरी है विजयपाल रासो नल सिंह की, तीसरी है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं हैं विद्यापति की। इस तरह से ये 4 रचनाएं होती है अपभ्रंश की। टोटल 12 रचनाओं को इन्होंने आधार बनाया
वीर गाथा काल नाम देने के लिए। अब हम देखते हैं, और बाद के जो विद्वान हैं उन्होंने जब इस पे शोध किया तब उन्होंने ये बताया कि पहली खुसरो यानी पहलियां जो खुसरो ने लिखी, पदावली विद्यापति की तथा विसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। यानी इसमें से 4 ऐसी रचनाएं जैसे पहलियां वीर गाथात्मक नहीं है, खुसरो के द्वारा लिखी गई है, पदावली जो मैथिली भाषा में है, श्रृंगारिक रचना है, भक्ति काल की रचना यानी भक्ति की रचना कह सकते हो उसको, विद्यापति की लिखी है, और विसल देव रासो वो एक गेय काव्य है यानी गाया जाने वाला काव्य है, और एक विरह काव्य है। तो ये सारी रचनाएं, जो 4 रचनाएं जिनको कह सकते हैं अपन 3 रचनाएं, इनको छोड़कर बाकी सारी क्या है, वीर गाथात्मक है। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं कि ये इस्लाम की देन है, और इसके लिए ये लिखते भी हैं कि भक्ति काल दक्षिण में प्रारंभ हुआ और दक्षिण से बहता हुआ एक सोता उत्तर भारत की तरफ आ रहा था, और उसको ज्यादा प्रभाव से बहने का जो मौका है वो मुस्लिम आतंककारी थे या मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उनके कारण और तेजी से बहने का मौका मिला। ये हम आगे और पढ़ेंगे, जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो ये बात रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, और ये कहते हैं कि इस्लाम ही भक्ति काल की उदय की, इस्लाम का आगमन ही भक्ति काल के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब इन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है, और अपने ग्रंथ के अंदर इन्होंने अपने से पहले जो रचनाकार थे, इतिहासकार थे, उनके बारे में लिखा कि शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास है, शिव सिंह सरोज, उसके लिए उन्होंने लिखा कि कवि व्रत संग्रह है, और मिश्र बंधु विनोद के लिए लिखा कि बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह है। इसी तरह ग्रियर्सन के इतिहास के लिए भी लिखा कि यह प्रकांड कवि व्रत संग्रह है। लेकिन साथ साथ ये मानते हैं कि मेरे से पहले जो पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों से मैंने बहुत सारी सामग्री अपनी इस इतिहास ग्रंथ को लिखने में प्रयोग में ली है, और ये मानते हैं कि 4 इतिहास ग्रंथ मेरे से पहले जो लिखे गए, उनमें से मैंने यहाँ कुछ कुछ सामग्री कच्चे माल के रूप में ली है। पहला है उनमें मिश्र बंधु विनोद। इसका जिक्र हम पहले कर आ चुके हैं कि मिश्र बंधु विनोद से किस तरह से इन्होंने रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन अपने इस वाले इतिहास ग्रंथ में किया। फिर है श्याम सुंदर दास की लिखी हुई हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के अंदर इन्होंने, राम नरेश त्रिपाठी ने, बहुत सारे ऐसी स्त्रियों का और उन स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों का वर्णन किया है जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर गाए जाते थे। तो वहां से इन्होंने कुछ वर्णन लिया है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की जो रचना है, उसको भी इन्होंने अपने इस इतिहास को लिखते हुए आधार बनाया है। अब हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो किस आधार पर लिखा गया। तो पहले तो हमने देख लिया था कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति के अनुसार लिखा गया, और विधेयवादी पद्धति के अंदर हम देखते हैं कि एक तो कालक्रम को अपनाया जाता है और दूसरा अपनाया जाता है उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को। तो ये मुख्य 2 बातें थी। और जब रामचंद्र शुक्ल अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं तो युगीन चेतना से प्रभावित होकर अपना इतिहास ये लिखते हैं, और युगीन चेतना पर ज्यादा बल हमने देखा एक पाश्चात्य विद्वान है कॉफ, वो देते हैं, और इसी को आधार बनाया
रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में। अब हम देखते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ इतिहास है उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन उन खूबियों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। उसका कारण ये है कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक तो जब ये रामचंद्र शुक्ल जब अपना इतिहास लिखना शुरू करते हैं, 1908 से ये लिखना शुरू करते हैं, 1908 से लेकर 1919 तक ये बहुत सारी अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं और फिर ये 1927 में जाकर कर ये पूरा होता है। और 1919 तक तो इन्होंने सिर्फ पढ़ाई की अलग अलग विषयों की, और फिर अपना जो एक ज्ञान है उसको बढ़ाकर 1922-23 में ये शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य की इतिहास लिखने की, और 1927 में ये पूरा होता है। तो उस समय तक हम देखते हैं कि हिंदी के लिए जितना कार्य होना था उतना कार्य नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी साहित्य में उससे पहले कोई ऐसे बड़े शोध नहीं हुए थे जिनको आधार बनाकर फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता। जितनी भी उपलब्ध सामग्रियां थी बस उसी को आधार बनाया इन्होंने अपने इस ग्रंथ के लिए। तो एक कह सकते हैं कि बहुत कम सामग्री इनको मिली अपने इस ग्रंथ को लिखते समय, जिससे कुछ खामियां रहना लाजमी है। और इन खामियों को रहते हुए भी इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नींव का पत्थर साबित होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ खामियां ऐसी है, जैसे सबसे पहले तो हमने देखा था कि किस तरह से ये सिद्धों को, नाथों को और जो जैनों की जो रचनाएं हैं उनको अपने जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनसे बाहर कर देते हैं ये। तो एक तो सबसे बड़ी खामी ये है कि किसी भी साहित्य को ये धार्मिक साहित्य कहकर उसको हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग करते हैं। और ये जो कालक्रम है 1050 से लेकर जो 1375 का समय है, हिंदी के आदिकाल के रूप में जाना जाता है, उसको माना इन्होंने। तो 1050 से पहले का जो समय है उसमें जो रचनाएं हुई वो ज़्यादातर हमें सिद्धों की, नाथों की और जैनों की दिखाई देती है। तो उससे पहले का जो साहित्य है वो पूरी तरह से हमें इनकी किताब में इतना मतलब दिखाई देता है, लेकिन उसको साहित्यिक रूप नहीं दिया गया, उस रूप में नहीं। उनको धार्मिक रूप से इन्होंने अध्ययन किया उसका, और वर्णन भी उसी रूप में इन्होंने किया है। तो एक तो ये। दूसरा ये इनकी खामी ये रही कि इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया, जबकि जिस आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, 12 रचनाओं को आधार बनाया, उन 12 रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं ऐसी है जिनको अपने ही हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जाली साबित कर चुके हैं। किसी को ये बताते हैं कि ये नोटिस मात्र है, अप्राप्य है, और कुछ को ये मानते हैं कि ये अपभ्रंश की है। तो इस आधार पर और बाद में जब शोध हुए तो जो रचनाएं थी उनमें से बहुत सारी रचनाएं वीर रस की थी नहीं, वो श्रृंगारिक थी। तो इसलिए जो ये वीरगाथा काल नाम इन्होंने दिया वो उस समय के लिए उपयुक्त था, लेकिन वो आदिकाल के लिए एक उपयुक्त नाम नहीं था। तो दूसरी खामी ये है इनकी। और इसके अलावा जब ये बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से भक्ति काल में ये लोक मंगल की जो अवधारणा है उससे प्रभावित रहते हैं, और लोक मंगल की जो अवधारणा है वो भक्ति काल में हमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिर्फ तुलसीदास में दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है। उस समय निर्गुण भक्ति धारा थी, जिसमें सबसे बड़ी जो निर्गुण संत है कबीर,
वो भी लोकमंगल के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इसीलिए इन्होंने कबीर का इतना अच्छा वर्णन नहीं किया, कबीर को अपने इतिहास ग्रंथ में इतना ज़्यादा स्थान नहीं दिया जितना स्थान इन्होंने तुलसी को दिया। इसका एक कारण ये भी मैं समझ पाया हूँ कि रामचंद्र शुक्ल है वो प्रबंध काव्य को अच्छा मानते थे। तो प्रबंध काव्य लिखा तुलसीदास ने और मुक्तक लिखे कबीर ने। तो मुक्तकों के कारण कबीर को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया रामचंद्र शुक्ल ने। एक ये रामचंद्र शुक्ल जो तुलसी को महत्व देते हैं वो समन्वय के कारण देते, पर वैसा ही समन्वय हमें कबीर में दिखाई देता है, उसको ये इतना महत्व नहीं देते। तो इन्होंने तुलसी के प्रति जो मोह है उसके कारण निर्गुण संतों की इन्होंने क्या की, उपेक्षा की। दूसरा हमने पहले ही देख लिया, आदिकाल की सीमा का निर्धारण ये सांप्रदायिक कोटि के साहित्य को लेकर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो आदिकाल है उसको भी इन्होंने 1075 से लेकर 1375 तक का जो समय है संवत उनको माना है। तो जो विद्यापति है उसको भी इन्होंने न तो आदिकाल में रखा है और न इन्होंने रखा है भक्ति काल में, उसको फुटकल कवियों की श्रेणी में डाल दिया। तो यहां भी मैं मानता हूं कि इनसे ये एक तरह से खामी हुई है कि विद्यापति है उसको या तो इनको रखना चाहिए था आदिकाल में या रखना चाहिए था इनको भक्ति काल में। फिर भी इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है वो भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी वर्तमान में जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बगैर हमें बहुत सारी चीजें अधूरी सी लगती है। और ये अभ्रंश काव्य को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं करते, ये भी एक इनकी बहुत बड़ी कमी है। और ये माना भी जाता है कि अभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है, या हिंदी का जन्म कहाँ हुआ, अभ्रंश से ही हुआ है। तो जिस भाषा से हिंदी का जन्म हुआ उसमें लिखा गया जो काव्य है उसको इन्होंने हिंदी के इतिहास में शामिल नहीं किया है। तो ये भी एक बात इनकी कमी हमें दिखाई देती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और बातें, जैसे रीतिकाल के जो कवि हैं उनको और रीतिकाल की जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी इनके जो विचार है वो इतने ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के जो कवि हैं वो एक बंदी बंधाई धारा के अनुसार बह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो साहित्य नहीं है। साहित्य तो है वो, और साहित्य है तो उसको फिर शामिल किया जा सकता है, इन्होंने शामिल भी किया है उसको। पर उनके प्रति जो इनका भाव है वो अलग भाव लेकर प्रकट होता है। और एक ये चीज स्पष्ट करते हैं कि एक तो है अभ्रंश और एक है देश भाषा। तो देश भाषा ये अलग मानते हैं और अभ्रंश अलग मानते हैं। अभ्रंश की जो रचनाएं हैं उसमें ये सिद्धों की रचनाएं, नाथों की रचनाएं और जैनों की रचनाओं को गिनते हैं, जबकि जो देश भाषा है
उसके अंदर ये बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, इनको गिनते हैं और ये लिखते भी हैं कि ये जो देश भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं वो संदिग्ध है, और जो अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं हैं वो असंदिग्ध है। तो जब ये स्वीकार करते हैं कि असंदिग्ध है ये, तो फिर उसको शामिल किया जाना चाहिए था। खैर उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी वो रामचंद्र शुक्ल ज्यादा जानते हैं, तो इन्होंने उनको बाहर किया होगा। अब हमने मोटा मोटा एक पूरा देख लिया है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह से अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। अब कुछ ऐसी जो अलग से जानकारियां हैं वो हम इन तथ्यों में कहीं पढ़ लेंगे। और रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते समय हमें विस्तृत जानकारियां चाहिए होती है, और साथ साथ में हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक पूरा अपने दिमाग में एक खाका बनाना पड़ता है, जिससे हम रामचंद्र शुक्ल को सीख और समझ पाते हैं। तो आज हमने देखा कि रामचंद्र शुक्ल ने कैसे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, और उसको लिखते समय किन किन बातों का इन्होंने उसमें जिक्र किया है। तो अभी तो हमने इसको एक तरह से व्याख्यान के रूप में पढ़ लिया है, तो ये क्लास शायद बड़ी हो सकती है अगर हम इसको आगे और कंटिन्यू करें तो अभी इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।